हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेवन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। जिसमें जनरली हम डील करेंगे आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो जनरली बात करते हैं पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर जो है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसके बारे में बात की जाएगी। एंड हाउस सेंटर जो है कैसे मोर पावरफुल है देन स्टेट, एंड रेसिडरी पार्स की बात यहाँ पे की जाएगी, राइट। तो इसको आज इस वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं सेवन शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास किसकी बात करते हैं, सेवन शेड्यूल जो है वो हमारे पास बात करेगा फेडरल लिस्ट की। दैट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सेवन शेड्यूल की बात करें तो सेवन शेड्यूल जो है हमारे पास, यहाँ पे सेवन शेड्यूल की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डील करता है विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, राइट। तो यहाँ पे जो सेवन शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड किया गया था, वो कहाँ से हमने बोरोड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये प्रोविजन हमने बोरोड किया है। तो सेवन शेड्यूल जो है ये स्पेसिफाई करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सेंटर और स्टेट की, कि सेंटर की क्या पावर्स रहेंगी, स्टेट की क्या पावर्स रहेंगी और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। तो यहाँ पे अब आर्टिकल 246 में जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिफाइन की गई है सेंटर और स्टेट की, वो डिफाइन करी गई है लिस्ट में। तो अब 246 जो है यहाँ पे तीन लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। दैट मीन्स कि जो फेडरल लिस्ट में हमारे पास तीन लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट लिस्ट 2 एंड कॉन्करेंट लिस्ट लिस्ट 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनियन लिस्ट में इसके नाम से पता लग रहा है कि मतलब इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स मतलब जिन पे वो रूलिंग करेगा, रूल करेगा, लेजिस्लेट करेगा, जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अल्टीमेटली इन पे जो लेजिस्लेशन की जाएगी ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अब स्टेट लिस्ट में कौन लॉ बनाएगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी। अब कॉन्करेंट लिस्ट जो है इस पे दोनों स्टेट, यूनियन एंड स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब आर्टिकल 246 ने ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि यूनियन जो होगा वो मोर पावरफुल होगा देन स्टेट के। अब कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि यूनियन लिस्ट में यहाँ पे 100 सब्जेक्ट्स है। वैसे है क्या कि टोटल एंट्रीज है आपके पास 99, एक एंट्री है आपके पास 2A, राइट। तो ये हो जाते हैं टोटल 100 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे टोटल आपके पास जो है 100 आइटम्स है, जिसपे जो है कौन लॉ बनाएगा, और यूनियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लॉ बनाएगी और पार्लियामेंट जो है यहाँ पे लॉ बनाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे इनके पास एक्सक्लूसिव पावर है टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू दिस आइटम। सेम स्टेट लिस्ट में हमारे पास 61 थे, ओरिजिनली यहाँ पे 66 थे। हुआ क्या था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई, जिसके थ्रू हमने स्टेट लिस्ट से 42nd कब हुई है, 1976 में। अब इससे हमने 5 सब्जेक्ट जो है वो क्या किया, इससे जो है निकाले और वो ट्रांसफर कर दिए कहाँ पे, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे पास 52 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 47 थे। अब यहाँ पे जो है दोनों ही ज्वाइंट डोमेन ऑफ द यूनियन एज वेल एज रिस्पेक्टिव स्टेट जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। अब एक आते हैं रेस्यूटरी सब्जेक्ट्स। अब ये रेस्यूटरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, दैट मीन्स कि देखो ये जो सेवन शेड्यूल था ये कब फॉर्म हो चुका था, ओरिजिनली हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ 1950 में, देन वी हैव ओनली 8 शेड्यूल, प्रेजेंटली वी हैव 12 शेड्यूल, राइट। अब ये जो सेवंथ शेड्यूल था ये, इसमें जो थे अब हमारे पास तीनों लिस्ट बन चुकी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब हुआ क्या, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो बाद में हमें पता लगा कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंस का मैटर है, फॉर एग्जांपल साइबर लॉ, ठीक है, तो उनको बना दिया रेस्ट्रिक्टरी सब्जेक्ट्स।
जिनको इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा वो रेस्यूटरी सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि रेस्यूटरी सब्जेक्ट जो है कौन डिफाइन करेगा। अब ये रेस्यूटरी सब्जेक्ट जो है ये कौन डिफाइन करता है, ये जुडिशरी डिफाइन करती है। दैट मीन जुडिशरी यहाँ पे डिसाइड करेगी कि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ रेस्यूटरी सब्जेक्ट और नॉट। दैट मीन की रेस्यूटरी लिस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ से बात की जाती है कि रेस्यूटरी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कौन करेगा, लॉ कौन बनाएगा, तो वो बनाती है यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। बट ये याद रखना कि जो ये मैटर जो है, जो रेस्यूटरी लिस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपके पास जुडिशरी डिसाइड करेगी, राइट। चलो अब चलते हैं हम आगे। तो ये हमारे पास देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बताया गया है रेस्यूटरी पार के बारे में, साइबर लॉज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। देखो ये आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक इमेज में आपको दिख रहा होगा। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बताया गया कि जो मैटर जो है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स पे जो है वो लेजिस्लेट करेगी। इन मैटर्स पे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, यहाँ पे स्टेट लिस्ट जो है दैट मीन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट करेगी। अब ये बताया गया कॉमन जहाँ पे बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। तो ये कुछ मैटर्स है लाइक एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, राइट। तो ये होता है। सम इम्पोर्टेंट आइटम्स है इन दी लिस्ट यहाँ पे आपको, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया हो गया, नवल मिलिट्री, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस इंडस्ट्रीज, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, हाईवेज, कम्युनिकेशन आर द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। अगर स्टेट लिस्ट में बात करें, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, बरियल्स एंड बरियल ग्राउंड्स हो गया, एग्रीकल्चर, राइट, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो ये भी याद रखना, बैटिंग एंड गैम्बलिंग समटाइम पूछा जाता है कि कौन सी लिस्ट का पार्ट है। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम किसका पार्ट है, राइट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में बात करें, क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द इंडियन पीनल कोड आ गया, मैरिज एंड डाइवोर्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट, adulteration of foods, stuffs and other goods, electricity, charitable institutions, right। तो ये आप देख सकते हो मेन। चलो अब स्टार्ट करते हैं यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट की हम बात करें तो ओरिजिनली यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स थे, 97। प्रेजेंटली कितने हैं, 100 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो सेंटर के पास, जैसे हमने पहले बात करी, यहाँ पे सेंटर के पास पावर रहती है कि वो इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है दैट मीन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेट करेगा वो भी कौन करेगा, यहाँ पे लेजिस्लेट भी आपके पास यूनियन गवर्नमेंट ही करती है, राइट। तो यहाँ पे जो है सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर रहती है। तो यूनियन लिस्ट जो है सिग्निफाई करता है द स्ट्रॉन्ग, मैंने पहले बोला था कि पावरफुल होगी सेंटर एज कंपेयर टू स्टेट। तो वो यूनियन लिस्ट डिफाइन कर देता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ लेजिस्लेशन सब्जेक्ट्स भी कहाँ पे, यूनियन लिस्ट में ज्यादा है। और ये अभी थोड़ी देर में जब हम स्टेट लिस्ट देखेंगे तो कब, जैसे दैट मीन्स कि जब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जो यूनियन लिस्ट का पार्ट है उस पे लेजिस्लेट करे। बट हाँ, जब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे स्पेशल केसेस में, स्पेशल सर्कमस्टांस पे वहां पे लेजिस्लेट कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो यूनियन लिस्ट का पार्ट है ना, ये मेनली क्या है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, तो वो गवर्नमेंट ने अपने, यूनियन ने अपने पास ही रखा। और नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर क्यों, क्योंकि ये मैटर जो है दैट मीन्स की यूनिफॉर्मिटी लानी हो, कि पूरे स्टेट में एक लॉ हो, उसके लिए जो है वो मैटर दैट मीन्स की सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे क्या होगा अगर उसको जो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बना दिया, और वी कैन से कि अगर हम बात करें उसको अगर स्टेट लिस्ट का पार्ट बना दिया, तो उस लॉ पे दैट मीन्स अपना हर एक स्टेट जो अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाएगा, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। जो हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, और दैट मीन्स की अगर मैं बात करें हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, राइट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं, तो वो नहीं होगा फिर, राइट। तो यहाँ पे देखो इट कंटेन्स मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देन इंक्लूडेड एनी ऑफ अदर टू लिस्ट, क्योंकि जो मोर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया मैटर दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन एंड रिक्वायरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन नेशन वाइड, जो इंक्लूडेड है नेशनल लिस्ट में।
अब यहाँ पे बोला गया डोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट ओवर स्टेट लिस्ट इज सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज, यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी कंफ्लिक्ट जो है अराइज हो जाता है बिटवीन द टू और ओवरलैपिंग द यूनियन लिस्ट जो है प्रिवेल्स, मतलब अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट रेज हो जाएगा तो अल्टीमेटली यूनियन लिस्ट जो है वो प्रिवेल करेगी, वो अप्लाई होगी, राइट। तो ये भी बात करते हैं। इवन यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंडर 15 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, लिवाई कर सकती है टैक्सेस, राइट। अब देखो हुआ क्या था, 88th अमेंडमेंट हुई थी 2003 में, जिसके थ्रू एक नया सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में ऐड किया गया था जिसको बोला जाता है टैक्सेस ऑन सर्विसेज, और ये कौन सी एंट्री नंबर 94 में, राइट। इसके बाद आपको पता होगा कि 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2008 में, जिसके थ्रू यहाँ पे जो है स्पेशल प्रोविजन बनाया गया विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अंडर आर्टिकल 246 से। अब देखो जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया तो उसके थ्रू एक आर्टिकल जो है, मतलब 101st अमेंडमेंट के थ्रू हमने एक आर्टिकल जो है इंसर्ट किया, आर्टिकल 246A। अब 246A क्या बात करता है कि इसके थ्रू स्पेशल प्रोविजन दे दिया गया विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो है न्यूली इंसर्टेड टू गिव पावर टू दी, दैट मींस कि यहाँ से पार्लियामेंट एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे क्या दे दिया, पावर दे दी कि वो लेजिस्लेट कर सकती है, अकॉर्डिंग टू लॉज बना सकती है, किस पे, जीएसटी पे, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे दोनों को पावर दे दी। अगर मैं बात करूं कि जीएसटी यूनियन लिस्ट का पार्ट है, नहीं। क्या जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, नहीं। क्या जीएसटी स्टेट लिस्ट का पार्ट है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे बट आर्टिकल 246A के अंडर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ज्यादा पावर किसको दे दी गई है, यहाँ पे पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई कि वो विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगी, टैक्स बनाएगी, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, जैसे हम बात करते हैं आईजीएसटी की, राइट। दैट मीन्स बट यहाँ पे जो है पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई है रिगार्डिंग जीएसटी के, एज सच और कुछ नहीं, मतलब इसको किसी लिस्ट का पार्ट बनाया गया नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे बात की जा रही है कि जीएसटी को पार्ट बनाया जाए किसका, कॉन्करेंट लिस्ट का। बट यहाँ पे जो है मोर पावर किसके पास है रिगार्डिंग, अभी तक किसी भी लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये किसका पार्ट है, अब मतलब सॉरी यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव पावर है किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आर्टिकल 246A में यहाँ पे पेट्रोलियम क्रूड हो गया, जीएसटी काउंसिल, हाँ देखो यहाँ पे बात करिए, आईजीएसटी एक्ट डील्स विद इंटरस्टेट सप्लाईज एंड पावर टू मेक लॉज अंडर द आईजीएसटी एक्ट विल रेस्ट एक्सक्लूसिवली किसके पास रहेगा, पार्लियामेंट के पास रहेगा। अब ये आर्टिकल 246A जो है एक्सक्लूड करता है द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्कोप ऑफ जीएसटी अंटिल द डेट रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल की बात भी करी गई थी इस एक्ट में कि जीएसटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी, पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, राइट। तो इन पे जो है दैट मीन्स जीएसटी काउंसिल के अकॉर्डिंग ही दैट मीन्स वहां पे जो है लेजिस्लेशन होगा। तो अब ये बात की जाए तो नेक्स्ट अब यूनियन लिस्ट में क्या किया जाता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट, उनको क्या कर सकती है, एनलार्ज कर सकती है। इसकी बात करिए आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 में सीधा सा बोला गया कि पार्लियामेंट में एनलार्ज द पावर्स एंड पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। ये सीधी सी बात वहां पे बोली गई। अगर वो चाहे तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकती है, अगर पार्लियामेंट जो उसकी पावर को एनलार्ज किया है कि वो डिफाइन करेगी कि कौन सा जो है मैटर इस पे जो डील करना चाहे ना करना चाहे, जिस मैटर में भी यहाँ पे दैट मीन्स कि उसकी पावर को एनलार्ज किया जाएगा, फिर वो वहां पे क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है, राइट, जुडिशरी। अभी जैसे आपको पता, चलो थोड़ी देर में बात करते हैं। स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, इट हैज 61 सब्जेक्ट्स। अर्लियर कितने थे, ओरिजिनली यहाँ पे 66 आइटम्स थी। मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुई थी, जहां से हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिए सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कौन सी लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। वो कौन कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स,
weights and measures and administration of justice, constitution and organization of all courts except the supreme court and the high court। तो ये जो है हमने स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब यहाँ पे बात की गई द लॉज कैन बी मेड ऑन द सब्जेक्ट्स इनैमोरेटेड अंडर द स्टेट लिस्ट और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस पे कौन लॉ बनाएगा, वो हमने सीधी सी बात करी, स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। बट यहाँ पे बोला गया अंडर ओनली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बट हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है और एक्सेप्शनल केस है। जब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शनल केस है जब यहाँ पे स्टेट लिस्ट के मैटर पे कौन लॉ बनाएगा, वो बनाएगी यूनियन गवर्नमेंट। और वो स्पेशल केस कब आएगा, अंडर आर्टिकल 249, या फिर यहाँ पे क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड में, या फिर यहाँ पे जब दो और उससे ज्यादा स्टेट जो है क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिससे रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट करें ऑन द सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। ये तीन केसेस हैं जब यहाँ पे स्टेट लिस्ट पे जो है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट करेगी। अब अंडर आर्टिकल 249 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा 249 के अंडर दैट मीन्स कि पार्लियामेंट जो है यहाँ पे लेजिस्लेट कर सकती है ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। बट इस केस में क्या होता है, यहाँ पे अंडर आर्टिकल 249 के अंडर राज्यसभा क्या करती है, एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करती है। राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होता है बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी लगती है, बाय 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और फिर क्या होगा, ये राज्यसभा जो है इस रेजोल्यूशन के थ्रू अब लोकसभा को क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट कर दिया जाता है कि वो लेजिस्लेट करे ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट के मैटर पे जो है वो लेजिस्लेट करे। तो एक केस तो ये आ गया। सेकंड यहाँ पे क्या बोला गया, आर्टिकल 250। अब आर्टिकल 250 ऑफ पार्लियामेंट जो है ये क्या बोला गया कि ये सीधी सी बात करता है, इसके थ्रू पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया कि वो लेजिस्लेट कर सकती है, दैट मींस लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है, जब क्या होगा, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी होगी इन ऑपरेशन में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे पास अंडर आर्टिकल 352 के अंदर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उस टाइम पे जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मींस उस टाइम पे जो स्टेट लिस्ट पे, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के केस में अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पे बात करूं तो आर्टिकल 355 डायरेक्ट बात करता है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द वॉर से और एक्सटर्नल एग्रेशन से। दैट मीन्स कि उसको प्रोटेक्ट करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो उसके लिए उस टाइम पे बोला अगर उनको लगे कि लेजिस्लेशन करना जरूरी है देन दे कैन डू। तो यूनियन गवर्नमेंट, और नॉर्मली जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं थर्ड। यहाँ पे बोला गया कि जब दो और उससे ज्यादा स्टेट्स जो हैं पास करें रेजोल्यूशन, जो उस रेजोल्यूशन के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या करे, जो सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट जो है अंडर स्टेट लिस्ट उस पे क्या करे, लॉ बनाए, लेजिस्लेट बनाए। अब यहाँ से ये बात याद रखना कि जब ये स्टेट की रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट पे जो भी लॉ जो बनाएगा पार्लियामेंट, वो लॉ जो है एप्लीकेबल होगा उन्हीं स्टेट्स में जिन्होंने क्या किया था, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की थी, दैट मींस पास किया था रेजोल्यूशन। बट यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई और स्टेट उस लॉ को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो भी अडॉप्ट कर सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से सेम रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये बात होती है, राइट। एंड यहाँ पे बोला गया द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन स्टेट्स रेजोल्यूशन कैन बी अमेंडेड। अब वो जो अमेंड होगा और रिपील्ड अब कौन करेगा, बाय द पार्लियामेंट ओनली एंड नॉट द स्टेट। तो ये बात भी याद रखना, ये बात प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी लॉ जो बनाया पार्लियामेंट ने ऑन दी
रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स रेजोल्यूशन, तो उसको सिर्फ अमेंड और रिपील करना हो तो वो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, और ये मेनली जो बनाए जाते हैं वो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल एटसेट्रा। बट यहाँ पे देखो, जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो यहाँ पे लॉ बनाया जाता है बाय द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लॉ जो होता है ये कब तक एप्लीकेबल होता है, जब तक क्या चलेगी, इमरजेंसी चलेगी। नहीं, ये इमरजेंसी के एक्सपायर होने के बाद, मतलब इमरजेंसी जब रिवोक होगी, एंड होगी, उसके 6 मंथ तक, उसके नेक्स्ट 6 मंथ तक जो है ये एप्लीकेबल रहता है। उसके 6 मंथ के बाद जो है, जैसे ही इमरजेंसी एंड हो जाएगी, उसके 6 मंथ के बाद वो लॉ जो है ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा और रिपील हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि अब ये 6 मंथ का जो है टाइम पीरियड दिया जाता है टू द स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो चाहे तो जो लॉ जो बनाया गया था ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट, तो अब स्टेट लेजिस्लेचर उस लॉ को अपने स्टेट में अप्लाई कर सकती है, तो उसको फिर से जो है उसको परमानेंट काइंड ऑफ कि उसको फिर से जो है लेजिस्लेशन के थ्रू एक्ट बना सकती है और वो कंटिन्यू हो जाए। तो यहाँ से 6 मंथ का ये जो टाइम पीरियड ग्रांट किया जाता है फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को किया जाता है, कि वो इस लॉ को फर्दर अगर कंटिन्यू रखना चाहती है इन फ्यूचर में तो रख सकती है, राइट। तो ये याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो भी लॉ बनाया जाता है बाय द पार्लियामेंट वो अप्लाई, दैट मीन्स कि कब एंड होगा, आफ्टर दी एक्सपायरेशन ऑफ इमरजेंसी, 6 मंथ आफ्टर दी एक्सपायरेशन ऑफ इमरजेंसी, राइट। तो ये बात भी आप याद रखना। चलो अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट पे। यहाँ पे बात करी गई कि द मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस एंड द मैटर्स विच परमिट डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट आर स्पेसिफाइड इन दी स्टेट लिस्ट। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 सब्जेक्ट्स है स्टेट लिस्ट में, जहाँ पे लेजिस्लेचर हैव एन एक्सक्लूसिव पावर है जिससे वो टैक्सेस लीवाई कर सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 हुई, जिसके थ्रू स्पेशल प्रोविजन किया गया कि इन रिलेशन टू कि जो हमारे पास एनसीआर है, दिल्ली है, कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली से कुछ पावर जो है वो छीन ली गई। कौन से मैटर्स पे, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। बोला इस मैटर पे आप जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो नहीं लॉ बनाएगी। यहाँ पे ये जो पावर दे दी गई, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीआर को दे दी गई एंड यूनियन गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली, कि ठीक है, मतलब ये पावर जो है अब इसके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीआर जो होगा, ठीक है, वो इन मैटर्स पे क्या करेगा, लेजिस्लेट करेगा, राइट। अब कोई भी रूल बनाना है वहां पे तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू बनेगा, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की, जो लिस्ट 3 है हमारे पास, फेडरल लिस्ट का पार्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स है, 52, ओरिजिनली कितने थे, 47, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने ट्रांसफर किए हैं फ्रॉम स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में बाय 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो हमने अभी बात करी। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने पीछे भी बात करी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने बोरोड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, तो ये बात याद रखना, ठीक है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में हमने पहले ही बात करी कि ज्वाइंटली दोनों ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। बट हमने पहले भी बात कर दी कि अब है क्या, सेंटर जो है मोर पावरफुल है। लेट्स से कि हम बोल दें कि कंकरेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 7 पे पहले किसी स्टेट ने लॉ बनाया था, अब उसी एंट्री नंबर 7 पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लॉ बना दिया। तो अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वो प्रिपेल हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले बात करी अगर कोई कंफ्लिक्ट राइज हो जाता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो उस टाइम पे सेंटर जो है, सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। तो सेंटर जो है यहाँ पे मोर पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्टेट, ठीक है। क्योंकि हम यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो यूनियन इज मोर पावरफुल, आर्टिकल 1 में हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट की, तो हमने वहां पे भी बात करते हैं कि यूनियन जो है इज मोर पावरफुल है देन स्टेट। और ये स्टेट मिलके ही क्या बना रहे हैं, वो हमारे पास यूनियन बना रहे हैं, बट यूनियन के पास ज्यादा पावरफुल है, यूनियन जो है ज्यादा पावरफुल है देन स्टेट के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेट जो है अपनी मर्जी से इस यूनियन से अलग नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे यूएस में फेडरेशन ऑफ स्टेट है,
तो यहाँ पे बोला कि अब स्टेट को अगर इंडिया से, कि एक बार जो इंडिया का पार्ट बन गया तो वो इतना इजी नहीं है कि वो हमारे इंडिया से, इंडियन टेरिटरी से अलग हो जाए, राइट। तो यूनियन ऑफ स्टेट है कि ऐसे बोल दे कि जी हम खालिस्तान बनाएंगे, या फिर हम ये हिमाचल वाले बोल दे कि हम एक हिमालयन स्टेट बनाएंगे या हिमालयन नेशन बनाएंगे, तो वो नहीं होगा। या उत्तराखंड यूपी बोल दे कि हम अलग हो जाएंगे, तो वैसा नहीं होगा। जैसा हम बोलते हम अलग हो जाएंगे, नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बात करेंगे, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं इन दी कंकरेंट लिस्ट इन विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लिवाई टैक्सेस। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट था। अभी मैं यहाँ पे बात करूं, अभी रिसेंटली ना ये स्टेट लिस्ट का मैटर जो था वो न्यूज में था। हुआ क्या था, स्टेट लिस्ट का पार्ट है जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2011 में, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्ट बनाया गया स्टेट लिस्ट का। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लेजिस्लेशन कर रही थी, अलग अलग लॉज बना रही थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली बोल दिया कि आप जो है इस मैटर पे इंटरफेयर नहीं करोगे, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन है। अब जैसे वो अपने स्टेट में उसको अप्लाई करना चाहते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसको लेजिस्लेट करने दो, अप्लाई करने दो, यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ये बात करी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। सो थैंक यू।